नमस्कार आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की वर्कर्स माइंडसेट वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। तेलंगाना के पूर्व आईटी मंत्री ने आईटी एम्प्लॉयज बनने के लिए आवश्यक शिक्षा, कौशल और प्रतिभा पर जोर दिया है। केटीआर ने रेड्डी पर नकदी से भरे बैग ले जाने का आरोप लगाते हुए उन पर कटाक्ष भी किया है। सिलसिला विधायक की प्रतिक्रिया तेलंगाना के सीएम द्वारा उन पर कटाक्ष करने और कहने के एक दिन बाद आई है। उन्होंने कहा था कि केटीआर एक आईटी कर्मचारी थे, इसलिए उनकी मानसिकता एक आईटी कर्मचारी की है। मैं एक राजनेता हूँ, एक नीति निर्माता हूँ, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर मीडिया से बातचीत में रेड्डी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का उदाहरण देते हुए कहा है कि राव को कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी नहीं थी। इसी तरह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू को भी कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तेलंगाना के सीएम ने कहा कि जो लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं वो श्रमिक हैं। मैं एक नेता हूँ, मैं नीतियाँ बनाता हूँ और अधिकारियों से उन्हें लागू करने के लिए कहता हूँ। हालांकि केटीआर ने एक आईटी कर्मचारी के रूप में काम किया है, मुझे उनकी नौकरी प्रोफाइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सटे रंगारेड्डी जिले में सेना से रिटायर एक फौजी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने शव के टुकड़े कर उन्हें प्रेशर कुकर में उबाला और फिर उन्हें झील में ले जाकर फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच चल रही है। दिल दहला देने वाली घटना रंगारेड्डी जिले के मीरपेट इलाके के आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का रहने वाला गुरुमूर्ति सेना से रिटायर होने के बाद हैदराबाद स्थित डीआरडीओ में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मीरपेट के न्यू वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी में रहता था। जांच में सामने आया कि पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। गुरुमूर्ति ने 18 जनवरी को माधवी के लापता होने की सूचना उसके परिवार वालों को दी, जिसके बाद माधवी के परिवार वालों ने मीरपेट पुलिस स्टेशन में माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस दौरान मूर्ति एकदम अनजान बनने का नाटक करता रहा और अपनी पत्नी की तलाश सहयोग भी करता रहा। इस बीच पुलिस को गुरुमूर्ति पर शक हुआ और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ले गई। उससे सख्त पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। रिटायर फौजी ने बताया कि पत्नी से झगड़े के बाद उसकी हत्या की थी। उसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन्हें प्रेशर कुकर में उबाला और बाद में झील में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आगे की जांच चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज लगातार तीसरे दिन कुछ प्रमुख टॉलीवुड फिल्म निर्माताओं के परिसरों पर छापेमारी जारी रखी। जाने माने निर्माता और तेलंगाना फिल्म फेडरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष वी वेंकट रमन रेड्डी, जो दिल राजू के नाम से भी मशहूर हैं, उनकी परिसरों पर भी मंगलवार से शुरू हुई छापेमारी आज भी जारी है। दिल राजू के जुबली हिल्स स्थित आवास, उनके कार्यालय, उनके रिश्तेदारों के परिसरों सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी जारी है। प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स और मैंगो मीडिया पर भी छापेमारी जारी है। विभाग ने अभी तक तलाशी के बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसने हाल की कुछ फिल्मों से अर्जित राजस्व और भुगतान किए गए टैक्स के बीच एक बेमेल पहचान की है। आईटी अधिकारी कथित तौर पर टैक्स चोरी का संदेह कर रहे हैं और दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये तलाशी कथित वित्तीय विसंगतियों और बेहिसाब टैक्स की जांच का हिस्सा है। अधिकारी संभावित टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड और लेन देन की जाँच कर रहे हैं। और बीजेपी के सांसद राजेंद्रा ने कहा है कि पार्टी तेलंगाना में जमीन हड़पने के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। मल्काजगिरी के सांसद ने जोर देकर कहा है कि हाइड्रा की गतिविधियों की वजह से हैदराबाद में लोग बेघर हो रहे हैं। भाजपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद ने तेलंगाना में भूमि कब्जा करने वालों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। बच्चल मल्काजगिरी जिले के पोचाराम नगर पालिका के एक शिलानगर में एक रियल एस्टेट एजेंट को थप्पड़ मारने के आरोप में मामला दर्ज होने के एक दिन बाद राजेंद्रा का बयान सामने आया है। सांसद ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जमीन हड़पने के प्रयासों की व्यापक जांच का आदेश देने और उन पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की है जो पिछले कुछ दशकों से अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में 8 जनवरी को ही भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश दिए, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सत्यनारायण मूर्ति तिरुमाला मंदिर के दर्शन टिकटों के वितरण के दौरान हुई भगदड़ की न्यायिक जांच का नेतृत्व करेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आयोग को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना स्थल का दौरा करने के बाद 9 जनवरी को न्यायिक जाँच की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने इस घटना के लिए 2 अधिकारियों को निलंबित करने और 3 अन्य अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश दिया था। भगदड़ 8 जनवरी की रात को 2 चरणों में हुई, जब सैकड़ों लोग श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टिकट के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे।
बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर और निर्देशक राम गोपाल वर्मा इन दिनों अपनी फिल्म सत्या के रिलीज को लेकर सुर्खियों में। हालांकि अब उनके एक 7 साल पुराने मामले ने मुसीबत बना दी है। राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। फिल्म मेकर को 2018 के एक फिल्म के चेक बाउंस मामले में ये सजा सुनाई गई है। अपने विवादों से भरे बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले राम गोपाल वर्मा पर साल 2018 की श्री नाम की फिल्म के मामले में केस दर्ज किया गया था कि जनवरी को फिल्म मेकर को अदालत में सुनवाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने मुआवजे के तौर पर 3.72 लाख रुपए देने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने उन पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत आरोप लगाए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार राज्य में विभिन्न बोर्डों और निगमों को धन जारी नहीं कर रही है। भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावों को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। इस मुद्दे को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा है कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए आधारहीन आरोप लगा रही है। सरकार प्रशासन में उचित धन आवंटन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर एआईएडीएमके द्वारा डीएमके की आलोचना पर डीएमके प्रवक्ता ने कहा है कि मेरे पास एडीएमके के कार्यकाल और एआईएडीएमके के पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान गैर कानूनी गतिविधियों के मामलों की एक लिस्ट है। सबसे ज्यादा आपराधिक गतिविधियां उसी काल में हुई हैं जब एडीएमके सीएम थे। हम डीएमके के लोगों के बारे में चिंतित हैं कि उनके पास लोगों के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। वो सरकार पर आरोप लगाना चाहते हैं। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर एआईएडीएमके द्वारा डीएमके की आलोचना पर डीएमके प्रवक्ता ने कहा है कि मेरे पास एडीएमके के कार्यकाल और एआईएडीएमके के पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान गैर कानूनी गतिविधियों के मामलों की एक लिस्ट है। सबसे ज्यादा आपराधिक गतिविधियां उसी काल में हुई हैं जब एडीएमके सीएम थे। हम डीएमके के लोगों के बारे में चिंतित हैं कि उनके पास लोगों के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। वो सरकार पर आरोप लगाना चाहते हैं। एक कथित सड़क दुर्घटना में लॉरी की चपेट में आने से पर्यावरण कार्यकर्ता की मौत पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा है कि हम इसे जनता के सामने लाने वाली पहली पार्टी हैं। ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी। ये एक पैटर्न है जो पूरे तमिलनाडु में हो रहा है, जहां राज्य में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने वाले लोगों की हत्या की जाती है। लॉरी ने उसे सिर्फ टक्कर नहीं मारी बल्कि पलट गई और उसके ऊपर गिर गई और फिर उसके ऊपर 2 बार से 3 बार तक गुजरी। ये सुनिश्चित कर लिया गया कि वो मर चुका है। कम से कम मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि राज्य सरकार ने मामले को सीबीआई सीआईडी को ट्रांसफर करने का विकल्प चुना है। हम पहले दिन से स्पष्ट कर रहे हैं कि इसे सामान्य सड़क यातायात दुर्घटना के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि गहरी साजिश का पता लगना चाहिए ताकि अगली बार किसी की हत्या न हो। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।